लिखिए इसको। इतनी चीजें लिखो। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज इज कॉल्ड व्हाट? बैंकिंग। और जितने एंगल से आप आउटर एज को उठा दोगे वही हो जाएगा आपका एंगल ऑफ बैंकिंग। यहाँ पे हम साइन थीटा के बराबर करके एच बाई बी लिख देते हैं उसको। पेवमेंट मतलब रोड का वो पार्ट जिससे गाड़ियां एक्चुअली चलती है। जो साइड में मिट्टी वाला पार्ट होता है उसको शोल्डर बोलते हैं। तो पेवमेंट मतलब रोड का विड्थ। लिख लिया इतना।
हो गया भाई, प्रीतम और रोहित लिख लिए। अब इसमें देखो, रोड का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिस एंगल विल बी थीटा। ये है आपकी गाड़ी। आपकी गाड़ी फिर से अंदर ही जा रही है। ये है आपकी गाड़ी के टायर्स। जब हमने अनबैंक्ड रोड की, लेवल वाले रोड की बात की थी, तो सीपीएफ सारा का सारा कौन प्रोवाइड करता था? फ्रिक्शन। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या एक नॉर्मल का कंपोनेंट भी अंदर आएगा, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों मिलके आपको क्या कहते हैं? सीपीएफ देंगे। फोर्सेस बताइए जरा। नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्या लगेगा? mg। सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा? इस नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल कितना होगा? थीटा। रेडियली आउटवर्ड्स क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे। इस mg के दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक कंपोनेंट जो डाउन द इंक्लाइन आएगा, ये कौन सा हो जाएगा? mg साइन थीटा। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कौन सा आएगा? mg cos थीटा। इस CFF का भी एंगल करना चाह रहा हूं, ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। आ रहा है समझ में? CFF का यहाँ पे कंपोनेंट एक कितना आएगा? CFF cos थीटा। और एक इसके परपेंडिकुलर कितना आएगा? CFF साइन थीटा। तो हमने इसका कंपोनेंट किया, इसको खत्म कर दिया, mg का कंपोनेंट किया, इसको खत्म कर दिया। अब ध्यान से बताओ मुझे कि इस डायरेक्शन में तो आपकी गाड़ी इक्विलिब्रियम में होगी, तो हम सरफेस के परपेंडिकुलर इक्विलिब्रियम सॉल्व करें तो नीचे कौन से दो फोर्स लग रहे हैं? mg cos थीटा और CFF का साइन थीटा। ये दोनों को कौन बैलेंस करेगा? नॉर्मल। तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg cos थीटा प्लस CFF साइन थीटा। नॉर्मल पता चल गया तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन। तो ये कितना हो जाएगा? म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू इंटू CFF साइन थीटा। ये एक पार्ट है। अब आपकी गाड़ी रोड से बाहर कब निकल जाएगी? जब CFF cos थीटा बड़ा हो जाए। और अगर रोड से बाहर नहीं निकलनी है तो अंदर वाले ये जो दो फोर्सेस है mg साइन थीटा और f, ये क्या इससे ज्यादा होने चाहिए? तो हम लिखेंगे इसमें, फॉर नो स्किडिंग व्हाट इज द बाइंडिंग कंडीशन? फॉर नो स्किडिंग हम बोलेंगे अंदर की तरफ mg साइन थीटा प्लस जो फ्रिक्शन लग रहा है ये किससे ज्यादा होना चाहिए? CFF cos थीटा से। CFF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय r। फ्रिक्शन की वैल्यू उठा के यहां रखनी पड़ेगी। क्या हम लिख सकते हैं? mg साइन थीटा प्लस f की जगह पे यहां से क्या आ जाएगा? म्यू mg cos थीटा प्लस एक म्यू इंटू CFF कितना है? mv स्क्वायर बाय r इंटू साइन थीटा। दिस शुड बी मोर देन व्हाट? CFF cos थीटा मतलब mv स्क्वायर बाय r इंटू cos थीटा। क्या m काट सकते हो हर जगह से? एक तो m काटोगे और दूसरा इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दोगे cos थीटा से।
यहाँ बताइए कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या इक्वेशन मिलेगी? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? जी tan थीटा, ये कितना हो जाएगा? म्यू जी, ये कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? ठीक है, तो कॉस थीटा से डिवाइड करें तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? जी tan थीटा। सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा? सिर्फ म्यू जी। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा? म्यू वी स्क्वायर बाय आर tan थीटा। एंड दिस शुड बी आई थिंक ग्रेटर देन व्हाट? वी स्क्वायर बाय आर। अब वी स्क्वायर बाय आर वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओ। यहां से हम जी को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? म्यू प्लस tan थीटा। दिस शुड बी मोर देन वी स्क्वायर बाय आर पहले से था, अब यहां से क्या लेके आ गए? म्यू वी स्क्वायर बाय आर इंटू tan थीटा। यहां से क्या कॉमन ले सकते हो? वी स्क्वायर बाय आर, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा? 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा। लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? जी इंटू क्या म्यू प्लस tan थीटा लिख सकते हैं, और r को यहाँ भेज दें तो ये क्या हो जाएगा? जी इंटू आर इंटू म्यू प्लस tan थीटा, और इसको नीचे भेज दे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस म्यू tan थीटा। एंड ये किसका वैल्यू है? वी स्क्वायर का। वी कितना हो जाएगा देयरफॉर? वी शुड बी लेस देन रूट अंडर में जी इंटू आर, और एक बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं। ऊपर में क्या आ जाएगा? म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये है आपका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। इक्वालिटी भी होल्ड करेगा, ठीक है। तो दिस इज, इस v को हम बोलेंगे दिस इज द मैक्सिमम अलावेबल स्पीड ऑन अ कर्व्ड बैंक रोड। अब ध्यान देना, ये फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर में जी आर इंटू, यहाँ पे आप इक्वालिटी भी लगा सकते हो, जी आर इंटू म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। इससे आएंगी दो कंडीशंस, एक साथ लिखना सब। v का मैक्सिमम वैल्यू इस कितना? रूट अंडर में क्या था? जी इंटू आर ब्रैकेट में म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। थीटा को अगर जीरो कर दें, थीटा जीरो है मतलब रोड कैसा है? बैंक्ड या अनबैंक्ड? अनबैंक्ड रोड को ही हम क्या बोलते हैं? इसमें v का वैल्यू कितना आ जाएगा थीटा को जीरो करते? ये tan थीटा कितना? यहाँ पे भी जीरो, तो नीचे में डिनोमिनेटर क्या बचेगा? और v इज इक्वल टू क्या? पहला वाला ही फॉर्मूला पहुंच गए, म्यू जी आर। ठीक है, म्यू जीरो कर दूं, व्हाट डू वी गेट? म्यू जीरो हो गया तो ऊपर में क्या बचेगा? tan थीटा, और नीचे में सिर्फ फिर से क्या बच जाएगा? 1। तो आपके पास जो v का वैल्यू है ये हो जाएगा कितना? रूट आर जी tan थीटा लिख लो, बोलने में अच्छा लगता है। तो अब ये वो वेलोसिटी है ट्रेवलिंग एट दिस स्पीड। क्या आपके टायर पे कुछ भी फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, रफनेस नहीं है। तो म्यू को जब हम जीरो कर देंगे तो हम बोलेंगे रूट आर जी tan थीटा वो स्पीड है बैंक रोड पे कि इस पे आप चलेंगे, ट्रेवलिंग एट दिस स्पीड इंश्योर्स नो वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स। अब ध्यान से सुनिए, ये जो फॉर्मूला है, अब ऐसा पूछते नहीं है, नीट में ऐसा नहीं पूछा है, बट बाकी एग्जाम्स में पूछा है। यूज दिस फॉर बैंकिंग ऑफ
ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। तो ट्रेन की बैंकिंग का क्वेश्चन है, आप v का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, अंडर रूट में आरजी टैन थीटा। आ रहा है बात समझ में? एयरक्राफ्ट की बैंकिंग होगी तभी भी आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, रूट आरजी टैन थीटा। उन दोनों में हम म्यू को 0 मान के चलते हैं। आ रहा है बात समझ में? दूसरा, ट्रेन्स के केस में इसी टैन थीटा को आप क्या लिखोगे, ये जो शुरू में आपने डायग्राम बनाया था, बी एच बाय बी। आ रहा है समझ में? अगर उन्होंने ये डायमेंशंस दे दिया तो आप सिंपली साइन थीटा और टैन थीटा को इक्वल करके क्या लिख दोगे, अंडर रूट में एच बाय बी। तो अगर मैं एच बाय बी टैन थीटा की जगह पे यूज करूं तो ट्रेन्स के लिए यही फॉर्मूला फिर से क्या बन जाएगा, v शुड बी v इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो जाएगा, r इंटू जी इंटू टैन थीटा कितना था, h बाय। आया बात समझ में? तो इतनी कंडीशंस आपको याद रखनी है। फाइनल मेन फॉर्मूला जो है वो यही है। नीट में एक दो बार सिंपली बस ये फॉर्मूला ही पूछा है कि बैंक रोड पे किस स्पीड पे चलना पड़ेगा, ताकि बैंक रोड पे आपका मैक्सिमम स्पीड क्या है, तो आपका फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आप उतारना शुरू करिए। आप रोड्स में वैसे भी 7 डिग्री से ज्यादा का बैंकिंग एंगल नहीं देते हो, क्योंकि किसी रीजन से अगर स्पीड उतनी नहीं मिल पाई तो आपकी गाड़ी सड़क पे ही टॉपल कर जाएगी। वो हम नहीं चाहते, वो एक अलग डिजास्टर है, फाइनल डेस्टिनेशन, तो वो हम नहीं चाहेंगे। आ रहा है समझ में? ये लिख लिया था ना? आपका गाड़ी पहले से चलता हुआ आ रहा है ना, कर्व रोड पे तो वेलोसिटी के साथ एंटर करेगा। स्लाइड करेगा। सब राइडर है इस देश में। अरे लिखो, बात मत करो। बन गया क्या? ऐसा फुर्सत में बात करो जैसे सब कर लिए हो। यही स्कूल में डेरिवेशन पूछते थे आपसे 5 नंबर का। दसवीं आते आते इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वैसे भी क्यूरियोसिटी मार देता है, आपको रटना सिखा देता है। छोटे बच्चों को देखा होगा, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि अभी क्यूरियोसिटी जिंदा है ना। वेट अ फ्यू ईयर्स, खेल हो जाएगा। पेरेंट्स खुद भगा देते हैं कि जा इधर से, बहुत सवाल पूछता है। जा अपने टीचर से पूछ। टीचर भी चुप करवा देता है कि क्या कुछ भी पूछेगा, भाई आंसर देना तू। वो शॉर्ट टिक है। अरे बस, अब अपना अपना एक्सपीरियंस मत बताओ। एआई, डीप सीक, चैट जीपीटी। फिजिकल फॉर्म में मतलब क्या चाह रहे हो? टीचर पे डिपेंड करता है, देखो कि टीचर कितने डाउट्स एंटरटेन करेगा, टीचर का पेशेंस कितना है। सर क्योंकि वो एचसी वर्मा सर का यूट्यूब चैनल अगर खोलेंगे तो सब 7-8 के बच्चे सब क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर कर। तो एचसी वर्मा सर ने अब कर लिया ना, सब देख लिया, बुक लिख लिया, आईआईटी में भी पढ़ा लिया, नाउ ही इज डन। तो फॉर्मूला के पीछे का जो डेरिवेशन है वो भी दिखाते हैं। बहुत अच्छे टीचर है। टीचर ने पूछा था कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस करता है, तो उसका भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। तो हम लोग सोचते कि हो जाता है। लिख लिया यहाँ तक?
इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। रिपोज एंगल और एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप लोग के बैच में बताया था क्या? नहीं। देखो, दो क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से, और क्या। नीट में तो यही है, हर चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन होता है। आप कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते हो। ट्वेल्थ का ही वेटेज ज्यादा है। अरे वो कहीं से भी दे, आप कितना बना पा रहे हो। स्लाइड चेंज करो। हो गया। काम आपका सिर्फ ये बड़ा वाला फॉर्मूला याद रखने से हो जाएगा। डेरिवेशन के स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है। एक डायरेक्ट रिजल्ट और दूसरा एफबीडी समझ में आना चाहिए इसमें, कि फोर्स बैलेंस कैसे किया है, स्लाइडिंग के लिए क्या कंडीशन लगाया है। लिख लिया।
गाड़ी स्लाइड करेगी। तो आइदर वो आपसे वर्ड यूज करेंगे कि फ्रिक्शन जीरो है, या वो बोलेंगे टायर्स में वियर एंड टियर नहीं हो रहा है, तो आप आरजी टेन थीटा यूज कर लेंगे रूट में। और अगर म्यू भी है थीटा भी है तो आप बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, म्यू जीरो कर दिया तो आरजी टेन थीटा कर लोगे, और थीटा जीरो कर दिया तो म्यू आरजी यूज करोगे। टोक्यो ड्रिफ्ट। लिख लिया, हो गया। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट भी देख लो। अब ये बताओ, साइक्लिस्ट को गाड़ी घुमानी है तो वो बेंड करता है, व्हाई इज दैट? उसके टायर पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। फिर सोचो, तीन फ्रिक्शन पढ़ा है मैंने। रोलिंग लगेगा। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कि बहुत कम होती है? तो ये नेसेसरी सीपीएफ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो हम लिखेंगे सिंस रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन टायर्स ऑफ द साइकिल it cannot provide the necessary CPF, therefore हम लिखेंगे अब जो साइक्लिस्ट होगा bends himself for turning। ये साइक्लिस्ट है, समझ में आ रहा है क्या? अब कुछ भी फंडा मत दो, कुछ कुछ लग रहा है ना, आदमी है साइकिल चला रहा है, अब सामने से देख रहे हो। मैं आ गया ना आपका डायग्राम देखने पे। ये बताओ, नॉर्मल इस पे कहां लगेगा? इस रोड सरफेस से परपेंडिकुलर। mg इस पे कहां लगेगा? नीचे। अब ये बताइए, दो फोर्सेस हैं, नीचे mg है, ऊपर में n है। n का ये एंगल कितना है? थीटा। और साइक्लिस्ट अगर ऐसे घूम रहा है बेंड होके, तो उस पे CFF किधर लगेगा या CPF किधर लगेगा? CFF बाहर की ओर लगेगा। इस n के दो कंपोनेंट्स बताइए, ऊपर कंपोनेंट कितना जाएगा? cos थीटा, और इधर में कंपोनेंट कितना जाएगा? n sin थीटा। तो हम लिखेंगे वर्टिकल इक्विलिब्रियम से n cos थीटा विल बी कितना? mg के बराबर। और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से अगर हम देखें तो n sin थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? CFF विच विल बी कितना? mv स्क्वायर बाय आर। इसको कह दो 1, इसको कह दो 2। 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे, क्या कटेगा, क्या बचेगा? n कट जाएगा,
और tan थीटा कितना हो जाएगा? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? आर जी tan थीटा, और v शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? एक ये रिजल्ट याद रखना है। दूसरा, एक मिनट, हाँ, फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा तो म्यू को जीरो करके भी आप इस आंसर पे पहुंच जाएंगे। ये बताओ, सेफ टर्निंग करनी है तो थीटा छोटा होना चाहिए। थीटा छोटा होगा तो tan थीटा भी कैसा होगा? छोटा। tan थीटा छोटा होने के लिए v कैसा होना चाहिए, r कैसा होना चाहिए? tan थीटा छोटा रखना है तो r को हम कैसा रखेंगे? तो रेडियस बड़ा होना चाहिए, और स्पीड कैसी होनी चाहिए? तो उतार लो, यही है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। फॉर्मूला याद रखना है अंडर रूट आर जी tan थीटा। थीटा को यहाँ पे बोलेंगे एंगल ऑफ बेंडिंग, वर्टिकल से मेजर होगा। लिख लिए? कभी कोई टॉपिक पढ़ा के क्वेश्चन नहीं करवाया, ऐसा हुआ है क्या? इसके बाद हेडिंग लगाइएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
गाड़ी आगे जा रहा है, स्कीड इधर की तरफ हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए इधर जो फ्रिक्शन लगेगा वो रोलिंग थोड़ी होगा। रोलिंग तो टायर्स पे मोशन की डायरेक्शन में होगा ना, हम लोग तो उसके परपेंडिकुलर एनालाइज कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? हमने गाड़ी का वी कहाँ दिखाया था? अंदर, बट फ्रिक्शन कहाँ दिखाया था? इधर। हो गया भाई? दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? वो तो फॉर्मूला है। इस ट्रायंगल से tan थीटा बताओ क्या होगा? F बाई एन। F को क्या लिख सकते हैं? तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू। और थीटा को क्या लिख सकते हैं? ये नेट कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू कितना लिखा जा सकता है? रूट अंडर में एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बट एंगल है नॉर्मल के साथ का। या ध्यान देना उस पर, फ्रिक्शन के साथ मत ले लेना। और इसके बाद लास्ट हेडिंग इस चैप्टर का एंगल ऑफ रिपोज। फिर खत्म। अरित्रा, अरित्रा क्रिश है ना। रोज आएगा तो सीख जाएगा। इसलिए रोज नहीं आएगा वो। अरे आपकी जनरेशन को कोई कुछ बोल सकता है क्या? कान ठीक है मेरे? एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर लिखो, ज्ञान मत दो मेरे को। लिखना।
it is the minimum angle of incline at which sliding starts. देखो ऐसे कुछ, अब ये तो स्लाइड होगा नहीं, जल्दी रबड़ का है ये। अभी एंगल 0 है, ये एंगल बढ़ाते जाएंगे तो जिस एंगल पे ये रिमोट स्लाइड होने लग गया, अब ये जो एंगल है यही हो जाएगा रिपोज का एंगल। आ रहा है बात समझ में? वैल्यू इसका भी tan थीटा ही आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, बट डिफाइन करने का तरीका अलग है। यूज इसका ये है कि सपोज आपको ये रबड़ वाला सरफेस और ये बुक के बीच में, ये दो अलग अलग सरफेसेस हैं, इनके बीच में अगर आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू निकालना है तो आप एक सरफेस ये लेंगे और एक ये ब्लॉक लेंगे, इसको इस पे रख के एंगल बढ़ाना शुरू करेंगे। जितने एंगल पे ये स्लाइड होने लग गया, अरे हो जा भाई, वर्टिकल हो जाएगा क्या पूरा? माँ कसम, ये जो एंगल है इसका tan निकालोगे तो वो होगा म्यू। आ रहा है बात समझ में? ये इसका सिग्निफिकेंस है जी। ग्राउंड मतलब एक इंक्लाइन बनाते हैं। अगर ये इंक्लाइन का एंगल रिपोज एंगल से कम है, क्या ऑब्जेक्ट स्लाइड होगा? नहीं, नो स्लाइडिंग होगी। इसी इंक्लाइन के एंगल को बढ़ा के सपोज मैं इसको थीटा आर कर दूं, अब आपके ऑब्जेक्ट की स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। बताइए जरा नीचे क्या फोर्स लगेगा? mg का कौन सा कंपोनेंट? mg साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर mg कॉस थीटा। ऊपर में क्या मिलेगा? नॉर्मल। और पीछे में क्या लग जाएगा? फ्रिक्शन। इस डायरेक्शन में तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो इस डायरेक्शन में जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे तो n का वैल्यू विल बी कितना? mg cos थीटा। और जब हम लिखेंगे व्हेन स्लाइडिंग स्टार्ट्स, हम बोलेंगे हमारा जो mg साइन थीटा है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगा? फ्रिक्शन के। और n अगर पता चल गया तो फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू एन, एंड दिस विल गिव अस म्यू mg cos थीटा। यहाँ पे थीटा आर ले लेना क्योंकि इंक्लाइन पे एंगल थीटा आर है। mg कट जाएगा और यहाँ पे नीचे लेके आओगे तो tan थीटा आर कितना हो जाएगा? दिस शुड बी मोर देन और इक्वल टू म्यू। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू क्या यहाँ से भी आएगा? बस वो थीटा कौन सा एंगल हो जाएगा? रिपोज एंगल। और थीटा आर को हम क्या लिख सकते हैं? अगेन ये भी कितना हो जाएगा? tan इनवर्स म्यू। और फाइनल पॉइंट यहां लिख रहा हूं कि रिपोज एंगल इज एक्सपेरिमेंटली यूज्ड टू कैलकुलेट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन टू सरफेसेस। तो एंगल ऑफ
फ्रिक्शन और रिपोज एंगल का वैल्यू सेम आएगा बट दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है। एक स्लाइडिंग की कंडीशन को डिनोट करता है और दूसरा नॉर्मल और नेट कांटेक्ट के बीच का एंगल बनाता है। वैल्यू न्यूमेरिकली सेम आएगा नो डाउट। यहाँ पे चैप्टर थियोरेटिकली खत्म होता है। वी स्टिल हैव 5 मिनट्स टू गो। अब उसमें करेंगे कुछ क्वेश्चन। अब मर मर के मत लिखने लगना। अरे अर्चिता, आपका एक क्वेश्चन तो इसमें मिला ही नहीं मुझे। सेनगेज से ही तो पूछा था ना आपने। मैंने भी तो नीट का ही मंगवाया है। ए टू जेड अलग है क्या? मुझे क्या पता, उसका दो दो बुक भी आता है। फिर 2000 लगाना पड़ेगा। ठीक है। आप जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसका नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर नीट। गिव मी अ पेन। ब्लू कलर का है। वही मैं बोला कलर चेंज है बुक का, बट मैं ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा एक ही तो आ रहा होगा इनका, मुझे क्या पता इसमें भी 2-3 आएगा। चलो कोई बात नहीं। पर बुक अच्छा है, क्वेश्चन कलेक्शन काफी अच्छा है इसमें भी। लिखिए क्वेश्चन। लिखिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चंस बहुत इजी पूछते हैं यहां से, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। अ कार ऑफ मास 1000 kg। सीधे डेटा दूं क्या? अ कार ऑफ मास 1000 kg negotiates a car of mass 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 meter negotiates a banked curve of radius 90 meter on a frictionless road म्यू कितना होगा? if the banking angle is 45 find the speed of the car. If the banking angle is 45 find the speed of the car. क्या फॉर्मूला यूज करोगे? अंडर रूट आर जी टेन थीटा। जी बिल्कुल 30 आएगा। तो म्यू 0 होता है तो वी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अंडर रूट में जी आर टेन थीटा या आर जी टेन थीटा जो बोलो। रेडियस कितना दिया है? 90। जी को 10 ले लो, 10 45 कितना हो जाएगा? 1। आपका आंसर
अगला क्वेश्चन लिखिए। अ साइक्लिस्ट a cyclist riding the bicycle, a cyclist riding the bicycle at a speed of 14 root 3, 14 root 3. A cyclist riding a bicycle at a speed of 14 root 3 meters per second takes a turn, takes a turn. A cyclist riding a bicycle at a speed of 14 root 3 meters per second takes a turn around a circular road, takes a turn around a circular road of radius 20 root 3 meter, circular road of radius 20 root 3 meter without skidding, without skidding. Find his inclination, find his inclination to the vertical, find his inclination to the vertical. use g is equal to 9.8, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। यूज g is equal to 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से आर जी टेन थीटा यूज करो, रूट में स्क्वायर कर लेना क्योंकि आपको इस बार थीटा निकालना है। स्पीड कितना दिया था? और रेडियस कितना था? ये जीरो से इसको डेसिमल को हटा दो, कितना आ रहा है? रूट 3 आ रहा होगा ये सब कट वट के, तो थीटा कितना हो जाएगा? फोर्टीन का स्क्वायर और 2 इंटू 98 भी कट जाएगा। एक और क्वेश्चन करना है कि जाओगे? एक क्वेश्चन और कर दो फिर जाओ। बुक ही नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ क्वेश्चन मिला तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में बुक ढूंढ के रखूंगा तो करवा दूंगा कुछ क्वेश्चन और। अदरवाइज चैप्टर कंप्लीट है। कुछ गया दिमाग में कि नहीं? एनएलएम डूबा तो डब्ल्यूपी डूबेगा। डूबना चाहते हो? डुबाए जाओगे अच्छे से भी। ठीक है, जाइए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।
तो वो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ना कि कितनी मिनिमम स्पीड हो ताकि वो टॉप पे पहुंच जाए, तो हम मानेंगे कि टॉप पे पहुंच के वो रुक जाएगा। एक मिनट, अच्छा इसमें, अच्छा ब्लॉक और ये तो दोनों साथ में मूव करेंगे ना। तो ब्लॉक रेस्ट पे आएगा पर पूरा सिस्टम तो मूव करेगा ना बीच से। और WP में भी ऐसे और क्वेश्चंस होंगे, मैं करवा दूंगा आपको। ब्लॉक का अगर स्पीड चाहिए तब तो सिर्फ ब्लॉक के एनर्जी को कंसीडर करना पड़ेगा ना, तब हम वेज को अलग कर लेंगे। चलो भाई, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। चलो अभी शांत हो जाओ। हाँ बेचूंगा, खरीदोगे क्या? वो सैंपल था, यहाँ सुनो। आयशी देखो कैसे एफबीडी बनाना है, इसको सिस्टम मान ले। आप दोनों को भी सिस्टम मानती ना, ये F1 ही निकल जाता। अगर इसको सिर्फ ले, इस पे वेट कितना लग रहा है नीचे 20, ये कहां जाना चाहेगा? नीचे। ये वाला ब्लॉक इसको रोकने के लिए कहां फ्रिक्शन लगा देगा? ऊपर। तो बी ने ए पे फ्रिक्शन किधर लगाया? ऊपर। ये न्यूटन के थर्ड लॉ से इस पे फ्रिक्शन कहां लगा देगा? नीचे। ये अभी इन दोनों का फ्रिक्शन है ए और बी के बीच में, इस पे वेट भी कितना लग रहा है? नीचे 100। ये दोनों फोर्सेस नीचे लग रहे हैं, तो ये कहां जाना चाहेगा? नीचे। इसको रोकने के लिए वॉल फ्रिक्शन कहां लगा देगा? ऊपर। ये थर्ड लॉ से वॉल पे फ्रिक्शन कहां लगाएगा? नीचे। अब आप एफबीडी देख लो, एक्ट कर रहा है, वो जो लगाएगा वो उसके एफबीडी में नहीं आएगा। सपोज ये है ऐसा, दिस इज अ पुली, यहाँ पे ब्लॉक है। अब ध्यान से देखना, मैं पुली और ब्लॉक को सेपरेट करूं तो ये ब्लॉक नीचे गिरना चाहता है एमजी से, इसको नीचे गिरने से कौन रोकेगा? रस्सी। तो रस्सी इसको कहां पुल करेगी? ऊपर। ये रस्सी को किधर पुल करेगा? आ रहा है समझ में? ठीक है, तो हेडिंग लगाइए, टर्निंग ऑन अ कर्व्ड लेवल रोड। अब ये जो कर्व है ये सर्कुलर होगा, सर्कल का पार्ट। ऐसा भोपाल में अभी एक रोड बना था, वायरल हो गया था। क्या हम ऐसा रोड्स बनाते हैं रियल लाइफ में? नहीं। हम लोग इसको एक सर्कुलर आर्क से रिप्लेस करते हैं। आ रहा है समझ में? क्यों 90 डिग्री नहीं रहने देते? शार्प कॉर्नर पे विजिबिलिटी घट जाती है आपकी। आ रहा है समझ में? इंडिया में सब राइडर ही है, रूल्स कोई फॉलो नहीं करता है, तो घातक हो जाएगा। इसीलिए हम कॉर्नर्स पे क्या करते हैं, जो स्ट्रेट पार्ट है उसको हम सर्कुलर पार्ट से रिप्लेस करते हैं। तो अभी जो हमारी गाड़ी कर्व रोड पे घूमेगी वो एक सर्कल का पार्ट होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अभी मेरी क्लास में भी राइडर्स ही बैठे हैं, है ना? लेट्स आस्क सम क्वेश्चंस। तो हेडिंग बताइए जरा, क्या था? टर्निंग ऑन अ कर्व्ड लेवल रोड। लेवल रोड मतलब हॉरिजॉन्टली सब कुछ सेम लेवल पे है, ऐसा दिखेगा। ये सपोज ये आपका रेडियस है, ये आपकी गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी का टायर है। आपकी गाड़ी अंदर जा रही है, ऐसे घूम रही है, समझ आ रहा है क्या? अब ये मुझे बताओ, आप इस गाड़ी में बैठे हो, आपकी गाड़ी जब ऐसे घूमेगी, आपका बॉडी किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बाहर की तरफ। गाड़ी भी एक्सीलरेटिंग फ्रेम है, गाड़ी भी कहां फोर्स एक्सपीरियंस करेगी?
बाहर की तरफ। ये जो बाहर की तरफ एक्सपीरियंस करेगी ये सीपीएफ होगा या सीएफएफ होगा? सीएफएफ होगा। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आपकी गाड़ी क्या रोड से बाहर निकल जाना चाहेगी। इसको रोकने के लिए कौन आएगा? फ्रिक्शन आएगा। एक ही टायर पे आएगा कि दोनों पे? दोनों, एक ही टायर पे, दोनों पे आएगा। तो अब अगर गाड़ी को स्किड नहीं करना है, गाड़ी को रोड से बाहर नहीं निकल जाना है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए? फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो आपकी गाड़ी अंदर की तरफ ही नेट फोर्स फील करेगी। सीएफएफ ज्यादा हुआ तो आपकी गाड़ी बाहर निकल जाएगी। तो हमें, अच्छा, अगर गाड़ी का मास है m, गाड़ी की वेलोसिटी है v, और गाड़ी जो सर्कुलर पाथ में जा रही है उसका रेडियस अगर r है, तो सीएफएफ का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? mv²/r। गाड़ी का मास m है, ऊपर नीचे में क्या लगेगा गाड़ी पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स? mg। ये रोड को नीचे पुश करेगा, रोड इसको कहां नॉर्मल रिएक्शन देगा? ऊपर। तो ऊपर नीचे तो ऐसा आपकी गाड़ी ऐसा ऐसा उड़ उड़ के तो नहीं जाती है, ऐसे ही घूमेगी। तो वर्टिकली अगर मोशन नहीं हो रहा है तो वर्टिकली आपकी गाड़ी होगी इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम में ऊपर वाला फोर्स किसको बैलेंस करेगा? नीचे वाले को। तो n का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा? mg। देयरफॉर फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन। ये कितना हो जाएगा? म्यू mg। फॉर नो स्किडिंग, स्किडिंग नहीं होनी है, गाड़ी बाहर नहीं जानी चाहिए, तो उसके लिए फ्रिक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए? सीएफएफ से ज्यादा। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? म्यू mg। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीएफएफ? mv²/r। क्या कट जाएगा? m कट जाएगा। और v² का कंडीशन निकालना चाह रहा हूं। रूट अंडर म्यू जी आर। वो मैक्सिमम वेलोसिटी है या मिनिमम वेलोसिटी है? मैक्सिमम है। उससे ज्यादा गए तो खबर जाएगी घर पे। तो म्यू जी आर शुड बी लेस देन मोर देन v²। और हम यहां से लिख सकते हैं कि v² इज लेस देन म्यू जी आर, और आपका v किससे छोटा होना चाहिए? रूट अंडर म्यू जी आर। तो ये जो v मिला है, दिस इज द मैक्सिमम अलाउेबल स्पीड ऑन अ कर्व्ड लेवल रोड फॉर नो स्किडिंग। इधर ध्यान दो जरा, दो बातें और है। तो स्किडिंग नहीं होनी है तो आप मैक्सिमम कितना स्पीड से जा सकते हो? आपका स्पीड इस वैल्यू से कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? म्यू जी आर से। ठीक है। अगर इससे ज्यादा स्पीड पे चले गए तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन सीएफएफ को बैलेंस नहीं कर पाएगा और आपकी गाड़ी रोड से बाहर आ जाएगी। आ रहा है बात समझ में? अब ये स्पीड अगर बढ़ानी है तो हम म्यू जी और आर में से क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं? म्यू कंट्रोल कर सकते हैं, आर कंट्रोल कर सकते हैं, पर क्या जी पे कोई कंट्रोल है हमारा? नहीं, भगवान तो नहीं है। म्यू बढ़ाओगे तो क्या दिक्कत आएगी? रफ हो जाएगा, फिर जल नहीं जाएगा, टायर जल्दी वेयर आउट होगा। आ रहा है बात समझ में? आप अगर आप ऐसे 6 महीने पे सर्विसिंग करवा रहे हो, चांसेस है आपको 2 महीने पे ही पहुंच जाना पड़े। टायर का रिप्लेसिंग का कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, ओवरऑल क्या आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो म्यू बढ़ाने में ये दिक्कत है कि म्यू बढ़ाओगे रफनेस बढ़ जाएगा, रफनेस बढ़ जाएगा तो आपका टायर जल्दी घिस जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? आर बढ़ाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? रास्ता क्या आपको ज्यादा लेंथ बनाना पड़ जाएगा। अरे बात समझ में? क्या फिर से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा? हम लोग जुगाड़ वाला देश है, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट में हम लोग बिलीव नहीं करते। हमारे एक्सप्रेस वे महीने भर में गिर जाते हैं, तो नॉर्मल रोड्स की तो क्या ही बात करें हम। तो समझ में आ रहा है? अच्छा, बारिश मान लो हो गई,
तो म्यू के साथ क्या होगा, म्यू कम हो जाएगा। म्यू कम हो गया तो क्या आपके बाहर स्किड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो म्यू पे और आर पे बहुत रिलायबल हम नहीं रह सकते हैं। बारिश हो गई तो म्यू घट जाएगा, बर्फ गिर गई तो म्यू घट जाएगा, कोई ऑयल का टैंकर उलट गया रोड पे तो घट जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो हम सेफ स्पीड के लिए म्यू और आर पे डिपेंड बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोड के आउटर साइड को थोड़ा सा उठा देते हैं। आ रहा है बात समझ में। उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग। लिख लीजिए यहां तक। इक्वल हो जाएगा तब भी नेट फोर्स तो जीरो ही रहेगा ना, उस पर डाल सकते हो इक्वल टू। लिख लीजिए। दो टायर पे थोड़ी चल रहा है वो। क्या चारों मिलके उसके एमजी को बैलेंस करेंगे। वैसे भी फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे कहाँ डिपेंड करता है। चारों टायर पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो सीएफएफ को बैलेंस करेगा, बट चारों टायर्स क्या एमजी को, चारों टायर जो नॉर्मल देंगे क्या वो एमजी को टोटल बैलेंस करेगा। तो एक टायर पे जो नॉर्मल आएगा क्या वो mg/4 आएगा। तो आप वैसे भी चारों को ऐड करोगे तो आप म्यू इंटू एन पे ही पहुंचोगे। मैं सोच ही रहा था कि कोई पूछे ये सवाल। नॉन यूनिफॉर्म कार कैसे होता है भाई। हाँ, इंजन पीछे है, इंजन आगे तो थोड़ा सा वेट डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। लिख लिया, लिखो जल्दी। बेसिकली हम शार्प टर्न्स को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। दो स्ट्रेट रोड्स को जोड़ने के लिए हम लोग एक कर्व पार्ट से उसको मिला देते हैं। हो गया उत्सव। अरे कितने बजे आए हो, जा सकते हो। सबको लगी है क्या, कि उत्सव को लगी तो सबके पेट में दुख रहा है। गजब हाल है। 10 मिनट में दे रहा हूँ इसको, मैं कंप्लीट तो कर लूं। अच्छा 8:30 बजे आए हो ना, ओके।
म्यू इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा? रफनेस इंक्रीजेस, देयरफॉर क्या प्रीतम? स्मूथ राइड भी नहीं होगा, कंफर्ट भी कॉम्प्रोमाइज होगा, वो भी है। पर मैं मान के चल रहा हूँ आप रोल्स रॉयस में चल रहे हो, है ना? इंडिया है ये, हम लोग यहाँ पे इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते। हम लोग बस इसमें विश्वास करते कि पड़ोसी के घर पे 10 लाख का है तो अपन 12 लाख का लेंगे, बात करता हूँ। ये ऊपर एरो मतलब इंक्रीजेस। क्योंकि सिर्फ एक रोड की बात नहीं है ना, बहुत सारे रोड्स की बात है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो लुट जाएंगे हम रोड ही बनाने में। देर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड हाईवे इंजीनियरिंग, जिनका यही सब काम है। नहीं नहीं, प्रिंटिंग से बेटर है। हमारे जो एक प्रोफेसर थे के एस रेड्डी, उन्होंने अपने पीएचडी में जो थीसिस दिया था, वो गाइडलाइन है आज इस देश में रोड बनने का। तो उनका पीएचडी थीसिस को यूज करता है रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। द गाय इज अ लेजेंड, मस्त टीचर थे। एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे बहुत अच्छे से, बट हम लोग भी बहुत ऐसा 100% ध्यान लगा के नहीं बैठते थे क्लास में। हम लोग भी आप ही जैसा हाल था। हाँ, सप्ली तो खुद ही क्लियर करना पड़ता था, वहां कोई नहीं आ रहा। इतनी बातें लिख लो। ये रीजन है क्यों बैंकिंग की जाती है, कि म्यू बढ़ जाएगा तो रफनेस बढ़ जाएगा, टायर जल्दी घिस जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगा। आर बढ़ेगा तो जमीन ज्यादा चाहिए, अगेन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। पब्लिक टोल देना नहीं चाहता, इकोनॉमिकल नहीं होगा। म्यू डिक्रीज हो गया तो रेन हो गया, स्नो हो गया, ऑयल स्पिल हो गया, तो भी म्यू डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर हम बोलेंगे वी भी डिक्रीज हो जाएगा। वी डिक्रीज हो गया तो क्या समस्या आएगी? ट्रैफिक चोक होने लगेगा, ट्रैफिक जाम्स लगने लगेंगे, ठीक है। इसी इन्हीं सब से बचने के लिए, मैक्सिमम अलाउेबल स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम रोड्स को क्या कर देते हैं? बैंक कर देते हैं। बाकी बातें ब्रेक के बाद करते हैं। एनएच वगैरह की बैंकिंग की जाती है क्योंकि वहां पे हाई स्पीड ट्रैफिक होता है।
जापान में तो अल्टीमेट है। तो जापान में हाई स्पीड कार्स का कल्चर भी है ना, लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो भी करता है। ऐसा 2,000 रुपया देके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेता है। आ रहा है समझ में? इंडिया में पैसा ले और दे दे, घर पे भेज दे, लाइसेंस आपका है, फोटो किसी और का है, चला कोई और रहा है डेमो में। क्या बोले?